नमस्ते प्रिय महिलाओं। आज का एपिसोड इस शीर्षक के तहत एक्सरे परीक्षण और अल्ट्रासाउंड परीक्षण में मूलभूत अंतर क्या है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, अल्ट्रासाउंड परीक्षण ध्वनियों का उपयोग करता है जो हेड से टकराकर वापस आती हैं। सेक्टोरल या लीनियर आधार पर साधारणतः ध्वनि हेड से निकलती है, टकराकर वापस आती है और फिर से अगली। इस संबंध में स्क्रीन पर उत्पन्न होता है एक निश्चित समय में उन परावर्तित कह सकते हैं तत्वों की तस्वीर, और ये समझने में काफी आसान है। जबकि आयनीकरण से गामा विकिरण का उपयोग करके रेडियोलॉजिकल परीक्षण, इसका स्पष्टीकरण थोड़ा कठिन है। क्यों? मुख्यतः इसलिए कि अधिकांश लोगों को यह किसी न किसी जोखिम, किसी खतरे से जोड़कर देखा जाता है। इस संबंध में मैंने ऐसा सही किया, कह सकते हैं दृश्य प्रस्तुति की किरणें कैसे ठीक से आती हैं। यदि हम कल्पना करें कि ऊपर एक एक्सरे लैंप है और नीचे एक कागज है जो फोटोग्राफिक है, या युवा डिजिटल प्रणाली में कोई सेंसर जो इन किरणों को प्राप्त करता है, इस संबंध में मैं आपको दिखाऊंगा। परीक्षण कैसे किया जाता है रेडियोलॉजिकल, उदाहरण के लिए मैमोग्राफी। इन नमक के क्रिस्टलों पर ध्यान दें जो गिरते हैं विभिन्न समय पर बिल्कुल नीचे, और बिल्कुल नीचे एक पैटर्न बनता है। बेशक यह पैटर्न ऊतक की संरचना द्वारा निर्धारित होता है। यदि हमारे पास यहाँ उदाहरण के लिए टूटी हुई हड्डी है तो यह बहुत अच्छा है, हम कुछ सभी संरचनाओं को देख सकते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब ऊतक होता है, उदाहरण के लिए स्तन जो मास्टोपैथिक होता है, जिसमें सिस्ट होते हैं और फाइब्रोसिस होता है। इस समय यह छवि नहीं बहुत दिलचस्प होती है, और इस कारण से कभी कभी प्रकाशन के मापदंडों को बदलना पड़ता है। यानी यह कहा जा सकता है कि नमक के प्रकार को बदलते हुए किस हद तक यह सब कुछ पार करना चाहिए। तस्वीरों के मामले में ऐसा होता है। हड्डी का उपयोग तथाकथित रूप से किया जाता है, तेज किरणों का उपयोग किया जाता है, जबकि स्तन की तस्वीरों के लिए मुलायम किरणों का उपयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने वो नमक दिखाया था, शायद मैं फिर से दिखाऊं, ये नमक कम हो जाता है विभिन्न समय में हमारे ऊतक में। यदि यह नमक डीएनए तक पहुंच जाता है और पूरी तरह से छवि को भर देता है तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब हमारा ऊतक इसे अवशोषित कर लेता है। कुछ मात्रा में विकिरण, यह विकिरण मिलीसीवर्ट में मापा जाता है, और अवशोषित की गई खुराक के आधार पर विकिरण, यह विकिरण हमारे लिए सबसे हानिकारक होता है। अर्थात यदि कुछ हमारे माध्यम से दूसरी ओर चला जाता है तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि यदि विकिरण हमारे शरीर में रह जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यह डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है और वास्तव में कुछ अपरिवर्तनीय परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए रेडियोलॉजिकल परीक्षण ऐसा है जैसे उस नमक के साथ जिसे मैं पार कर रहा था, जबकि अल्ट्रासोनोग्राफिक परीक्षण के लिए परावर्तन की आवश्यकता होती है। इससे भी एक अंतर होता है। रेडियोलॉजिकल परीक्षण हम लगभग किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, जबकि अल्ट्रासोनोग्राफिक परीक्षण केवल पानी की उपस्थिति में किया जा सकता है, यानी यहाँ के विपरीत, जैसा कि इस चित्र में है। मैं आपको और भी दिखाना चाहूंगा इस फिल्म के पूरक के रूप में। गाइगर मिलर काउंटर का उपयोग करके एक दिलचस्प प्रयोग, यानी ऐसा काउंटर जो आयनीकरण विकिरण को मापने के लिए होता है। और आज की दुनिया के तत्व जो आपके आसपास मौजूद हैं, जो हैं रेडियोधर्मी, यानी बस तत्वों को शामिल करते हैं। इस मामले में यह शायद थोरियम होगा, जिसका जीवन आधा है, बहुत लंबी, यानी वह इस तत्व में व्यावहारिक रूप से हमेशा के लिए रहेगा, और यदि कोई इन वस्तुओं को रखेगा तो यह संभावित मामूली खतरा पैदा करेगा। वह उन्हें अपने आसपास बहुत करीब रखता था। तो धन्यवाद, और पूरक दूसरे भाग के लिए आमंत्रित करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा मापने वाला उपकरण, गाइगर मिलर काउंटर, जो मापने के लिए उपयोग होता है। जर्मन उत्पादन की रेडियोधर्मिता जो कार्यशील है, जिसे मैंने कभी ईबे पर खरीदा था। यह फुकुशिमा से थोड़े समय पहले था। आज हमारे पास सभी प्रकार के अगले जोखिम हैं, और कुछ समय से मैं सभी की निगरानी कर रहा हूं। वस्तुएं जो मौजूद हैं, शायद सभी नहीं, लेकिन कुछ वस्तुएं जो मौजूद हैं मेरे आसपास, मेरे स्वामित्व में, और जिनके बारे में आप शायद
ये भी नहीं जानते कि वे आपके आसपास हैं। वस्तुएं जो प्राकृतिक या बाद में दी गई कृत्रिम रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करती हैं। यहाँ हमारे पास क्या है? यहाँ एगर मिलर काउंटर है। ये तत्व यहाँ जो है हरा सा दिखता है, ये एक जांच है। जो है वह तत्व जिसे मैं परीक्षण की जा रही वस्तु की ओर ले जाता हूं। बिल्कुल ऐसे चमड़े के वो या लगभग चमड़े के केस और दो फोटोग्राफिक लेंस। ये आज की उत्पादन का लेंस है। ये थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ये बहुत सुंदर तस्वीरें लेता है, क्योंकि ये शायद 80 साल पहले की संरचना है। जबकि मेरी बाईं ओर यह लेंस द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जिसे मैंने कुछ साल पहले खरीदा था। ये मुझे अनुकूलन में मदद करेगा। तस्वीरें लेने के लिए आप कह सकते हैं कुछ थोड़ी अधिक असामान्य। जबकि मैंने इंटरनेट साहित्य में पढ़ा, बिल्कुल, कि ये लेंस रेडियोधर्मी है। पता चलता है कि इसमें कांच के तत्व हैं जो यहाँ शामिल हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व शामिल करते हैं जिसे कहा जाता है रास्ता। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस हद तक और कौन से तत्व विकिरण कर सकते हैं। यहां प्रदर्शन और माप शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि रिकॉर्डिंग से ठीक पहले, उह, यह गाजिक, यहां मैंने इस सामने वाले लेंस को पॉलिश किया ताकि यह गंदा ना लगे। मैंने सोचा कि शायद यहां कुछ धूल जमा हो गई हो या कुछ। वैसे भी मैंने इसे साफ कपड़े से पोंछा, और पता चला कि पोंछने के बाद यह टिश्यू, यह गाजिक भी उस प्राकृतिक विकिरण से दूषित हो गया है, जिसे मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। कैमरा चालू है, यहां पर स्केल है। यह स्केल प्रति सेकंड इंपल्स में दिखाया गया है। यहां पास में मेरे पास है एक ईयर पीस है जिसे मैं यहां लगाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं ये माइक्रोफोन के चारों ओर कैसा होगा। और अब मैं इसे लगाने जा रहा हूं इस हेड के अंत को, लेंस के पास। और आप ऐसे खटखट की आवाज सुनेंगे। देखिए, जैसे जैसे आप पास आते हैं ये खटखट की आवाजें कितनी बढ़ती हैं। करीब आ रहे हैं, स्काला भी हिलने लगती है। 10 लगभग। हम लेंस के नीचे जा रहे हैं। हम 20 तक पहुंच रहे हैं। प्रति सेकंड की धड़कन देखो। लगभग 30। अब लेंस का मध्य है थोड़ा कम। अब मैं इसके करीब जा रहा हूं। टुप फेयर का कुल संख्या 5 हो गई। इन धड़कनों को सुना जा सकता है। और आज आधुनिक लेंस व्यवहारिक रूप से किसी भी विकिरण के बिना प्रतीत होता है। देखो, मैं इस लेंस को और हटा रहा हूं। यह अकेले फेरक है। वो कुछ हिलने लगता है। ये क्या है? कमजोर। और फिर से मैं उस लेंस पर लौटता हूं जो बहुत स्पष्ट है। देखो कितना सुंदर है। जैसे सूचक यह लगभग क्षेत्र के आधे तक पहुंचता है। यह अद्भुत है कि हमारे चारों ओर ऐसे उपकरण और वस्तुएं हैं जो रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करते हैं। उनमें बस ऐसे तत्व होते हैं जो आयनीकरण विकिरण उत्पन्न करते हैं। और हम इस विकिरण को देखो, यहां तक कि इस तरह के स्थानांतरण के माध्यम से भी यहां पर हम एक तरह से, अगर ये होता, मुझे नहीं पता, मान लीजिए कि ये कोई बिस्किट होता जिसे मैंने यहां रगड़ा होता, खा लिया होता, तो वह मेरे अंदर होता। बेशक ये बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसी स्थिति कि आप इस लेंस के साथ होंगे। उदाहरण के लिए वो आपके बिस्तर के पास सोएंगे।
अगर आप इसे महीनों वर्षों की संख्या से गुणा करें तो अचानक यह पता चलेगा कि आप 5 वर्षों में एक साधारण एक्सरे के बराबर विकिरण की खुराक प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे आसपास कितनी चीजें हैं विकिरण के लिए परीक्षण नहीं किया गया। मैं भी कुछ अन्य दिलचस्प खोजें लाने और दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमें केवल अपने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मन, हमारी आंखें, सुनने की क्षमता, घ्राण और सूंघने की क्षमता, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि आज के समय में, चेरनोबिल में विस्फोट के बाद, भयानक आपदा के बाद, फुकुशिमा में विस्फोट के बाद और विभिन्न अन्य आज के परमाणु प्रयासों के कारण हम संभावित रूप से विकिरण के संपर्क में हैं। मैं हूं, इस समय शायद सक्रिय नहीं हूं, लेकिन मैं हमारे यहां दंत चिकित्सा विभाग में रेडियोलॉजिकल सुरक्षा निरीक्षक था। और मुझे कहना होगा कि इस कोर्स ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए एक दिलचस्प तथ्य यह है कि विमान में एयर होस्टेस या सामान्य रूप से यात्री आयनीकरण विकिरण के संपर्क में अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पृथ्वी की सतह पर, और दूसरी ओर यह आयनीकरण विकिरण, उदाहरण के लिए यदि हम किसी इमारत में जाएं, किसी बंकर में, उदाहरण के लिए कहीं गहराई में जमीन के नीचे, यानी दूसरे शब्दों में जैसे कि वहां कोई जाना चाहे, श्री पुतिन, मुझे नहीं पता, छिपना, तो वह निश्चित रूप से विकिरण के संपर्क में आएंगे, भले ही वह खुद इस बात पर पूरी तरह से विश्वास करते हों कि वहां उन्हें कुछ नहीं होगा। तो इस आशावादी नोट के साथ हम आज का पाठ समाप्त करते हैं और कृपया हमारे YouTube चैनल पर हमें सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं।